अप्रैल 2025 की बात है। एक महिला बाजार से जल्दी घर वापस आ जाती है। जैसे ही घर में वो इंटर करती है, घर के सारे दरवाजे खुले रहते हैं। एक घर का कमरा का दरवाज़ा लॉक रहता है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है, उस कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें निकलती थी। आवाज़ें सुनकर वो दंग रह जाती है और सोचती है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो ठहर कर सुनने लगती है और सोचती है कि ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। जैसे उस कमरे के पास पहुंचती है, उसका दरवाज़ा लॉक था, लेकिन वो खिड़की की तरफ से झांकती है तो देखती है कि उसका पति, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, वो नग्न अवस्था में बेड पर पड़ा था। और हद तो तब हो जाती थी जब उसकी सगी भतीजी वो बेड पे उसके साथ नग्न अवस्था में पड़ी थी। फिर वो ठहर जाती है और रुक कर जो है अब करे तो क्या करे, जाकर बेड पे बैठ जाती है। उसके बाद तमाम तरह की उलझनें उसके दिमाग में चलने लगती है और सोचने लगती है अब क्या करूं क्या ना करूं, समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। जैसे वो लोग वापस बाहर दोनों निकलते हैं, बड़ी उनसे बहस हो जाती है। बहस होने के बाद वो जो है तुरंत अपने भाई के पास जाती है और सारी दास्तां बताती है कि अब बेटी की शादी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसकी उम्र 27 वर्ष हो गई है, समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी अगर शादी नहीं होगी तो। शादी की तारीख फिक्स हो जाती, शादी हो जाती है, लेकिन उस समय एक कत्ल की कहानी लिखी जाती है। उस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में गूंज जाती है। दोस्तों, कहानी कत्ल क्यों किया गया, कत्ल की कहानी कैसी रही, उस कत्ल का पर्दाफाश कैसे हुआ, आइए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिहार राज्य का औरंगाबाद जिला है। और उसी औरंगाबाद जिले का एक छोटा सा नगर है नबी नगर। वहाँ के रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र 27 वर्ष होती है, उसका नाम प्रियांशु उर्फ छोटू होता है। वो अपने घर से बनारस के लिए निकलता है और बनारस से जैसे वापस आने के लिए जो है 23 को घर से बनारस निकलता है और 24 तारीख को जैसे ही वापस आ रहा था, उसकी पत्नी लगातार 50 बार फ़ोन लगाई थी कि आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँचे, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँचे, मतलब जानने का प्रयास कर रही थी। और वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे स्टेशन पहुँचने में, घर आने में देर हो जाएगी और मुझे साधन नहीं मिलेगा, कोई आदमी गांव से भेज देना जिससे मैं आसानी से घर पहुँच जाऊँ। तो उसके घर उसकी माँ ने 2 लड़के को भेज देती घर से। वो पल्सर बाइक लेते हैं और नवी नगर रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रियांशु आने वाला था, उर्फ छोटू आने वाला था। गांव का एक लड़का सोनू होता है, दूसरा अनूप होता है। ये दोनों बाइक लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बनारस इंटरसिटी नवी नगर रेलवे स्टेशन पर रुकती है, वहाँ भीड़ भाड़ होती है और वो आके अपनी बाइक में बैठते हैं और चल पड़ते हैं। 100-200 मीटर ही चले होंगे कि उनके बगल में एक बाइक और आ जाती है। वो पास का ही एक गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँचने के लिए ही रुक जाती है कि मुझे फला गांव जाना है। तो वो कहते हैं भाई साहब, आगे 2 किलोमीटर पर बड़गांव पड़ता है, बगल में ही है, आइए चल के बता देते हैं। जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, सामने पे बगल वाली भी गाड़ी आकर रुकती है। जैसे वो गांव पता बताने का प्रयास करते हैं, उसी समय एक के बाद एक 7-8 गोलियां जो है प्रियांशु के शरीर में दाग दी जाती है। अब रात का समय था, 8 बजे का, लमसम 7:30-8 बजे का वक्त हो रहा होगा। उसी समय जो है 7-8 गोलियां उसके शरीर में दागी जाती है। अब अनूप और सोनू के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हो हल्ला करने, चिल्लाने लगे। बगल के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो तुरंत जो है उनको उठाते हैं और मगध हॉस्पिटल ले जाते हैं। नवी नगर में है मगध हॉस्पिटल, वहाँ ले जाते हैं तुरंत इलाज के लिए कि भाई साहब, हम लोग वापस घर जा रहे थे कि अचानक जो है हमारे सामने एक बाइक रुकती है। एक जो 7-8 जो है गोली जो है इनके ऊपर मार देता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हमारे भाई का तुरंत इलाज कर दीजिए। वो तुरंत जो है हॉस्पिटल के जो है डॉक्टर तुरंत जो है पहुंचते हैं, देखते हैं, लेकिन देखते ही समझ जाते हैं कि अब ये मर चुका है, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं, हम दवा क्या इलाज क्या करें। वो तुरंत बगल के जो है नवी नगर जो है
पुलिस स्टेशन फ़ोन लगा देते हैं, एसएचओ को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, आप तुरंत आ जाइए। एसएचओ साहब तुरंत जो है अपने लाव लश्कर के साथ जो है क्राइम ब्रांच के साथ तुरंत जो है मौके वारदात पे पहुंचते हैं और दोनों बच्चों को हिरासत में ले लेते हैं और उस लाश का पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। उनसे पूछताछ, सख्ती से पूछताछ होती है। वो लोग वही बताते हैं कि हम लोग इनको लेने आए हैं, प्रियांशु भाई को, ये जो है बनारस इंटरसिटी से वापस आ रहे थे और लेके हम जैसे ही निकले हैं 100-200 मीटर दूरी पर एक बाइक सामने से आकर रुके, हमें पता पूछने के लिए रुकी। हम जैसे ही रुके हैं वो एकाएक 7-8 राउंड गोलियां चला देते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इनको लेकर अस्पताल आते हैं, वो दम तोड़ देते हैं। बार बार इनसे पूछताछ हो रही थी लेकिन बस वो एक ही रट लगाए हुए थे। बोला हमारा दोस्त नहीं साहब, सिर्फ हमारा दोस्त है कि हम इनको लेने आए हैं, बस इतना ही हमारा दोस्त है। फिर एसएचओ साहब आते हैं, वो भी गंभीर कड़ाई से पूछताछ करते हैं लेकिन बस उनका जो है एक ही बयान था, वो अपने बयान पे अडिग थे कि सर हमारा दोस्त नहीं है, सिर्फ हम लेने आए हैं। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग ये 24 तारीख का मामला था और 7-8 दिन बीत चुके थे। पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी कि घटना की वजह क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। फिर वह उस प्रियांशु का मोबाइल लेता है और सीडी भेज देते हैं जांच के लिए। वहाँ से सीडीआर निकलती है क्योंकि 23 तारीख को ही दिन में लमसम 50 बार फ़ोन आया है। ये नंबर किसका है तो पता चलता है ये नंबर उसकी पत्नी का है। तो उसको पुलिस प्रशासन उनके पास पहुंच जाते हैं और पूछताछ करते हैं लेकिन वो लड़की जो है बताती नहीं कि इसकी अभी 45 दिन पहले शादी हुई थी। तो उनको कोई डाउट होता है, बोलते हैं कि लेकिन 45 दिन पहले शादी हुई, अपने पति को कैसे मार सकती है। लेकिन फिर भी वो पहुंच जाते हैं, पूछते हैं, उससे पूछताछ करते हैं क्योंकि 50 बार फ़ोन करना कुछ ना कुछ दाल में काला है। जब एसएचओ साहब जो है पूछते हैं लड़के से कि आपने फ़ोन किया, कहा देखिए पति पत्नी हम हैं तो जाहिर सी बात है फ़ोन तो होगी ही, बीच में बाहर गए हैं और हमारा मकसद सिर्फ इनका जानना था कि कहाँ पहुँचे इसीलिए हमने फ़ोन किया था। तो कहा ठीक है आप जांच में सहयोग कीजिएगा, आपका नंबर और मोबाइल हमें चाहिए, तो आप सहयोग कीजिएगा, हम कातिल को निकाल लेंगे। लेकिन वो लड़की कहती है देखिए ये पर्सनल मेरा मैटर है और ये मोबाइल में हमारा जो है कुछ पर्सनल डाटा है, हम नहीं दे सकते हैं इसे। बोला कि देखिए तुम्हारा पति की मृत्यु हो गई है, किसी ने जो है गोलियों से उनको मौत घाट उतार दिया है और आप कहते हैं हमारा मोबाइल पर्सनल है, पति से बढ़कर पर्सनल कुछ चीज़ नहीं हो सकता है। तो लेकिन वो कहती है नहीं हमारा मोबाइल पर्सनल हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो पुलिस की जो है शक की सुई और बढ़ जाती है, दिल में हलचल और बढ़ जाती है, कुछ दाल में दाल काला है। तुरंत पुलिस जो है महिला कांस्टेबल को बुलाकर तुरंत हिरासत में लेते हैं और नवी नगर रेलवे स्टेशन इनको ले जाकर पहुंच जाते हैं, मोबाइल और वो लड़की दोनों को। जब लड़की से कड़ाई से पूछताछ स्टार्ट होती है तो उसका नाम गुंजा सिंह होता है, उसकी उम्र भी 27 वर्ष होती है। वो कहानी जो है बताना स्टार्ट करती है कि मैं बचपन से अपने फूफी फूफा के यहाँ रहती थी, मेरे फूफी फूफा मुझे बुला ले गए थे, मैं वहीं पढ़ना लिखना रहना सब वहीं होता था मेरा। मैं जब छोटी सी तभी मैं फूफी फूफा के यहाँ चली गई थी और जब मैं 12 साल की थी तो मेरे फूफा का अट्रैक्शन मेरे ऊपर आ गया था और मेरा उनके प्रति हो गया था और हम लोग जो है एक पति पत्नी की तरह रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। 15 साल तक हम दोनों एक ही लिबास में रहे, किसी कोई नहीं जानकारी हुई है। लेकिन उसके बाद जो है 15 साल तक रहने के बाद जो है शक भी किसी को नहीं होता था क्योंकि फूफा और भतीजी में कौन शक करेगा। किसी को विश्वास भी नहीं होता था कि इतनी जो है गंदी नज़र से कोई देख सकता है क्योंकि ऐसा रिश्ता भी था। और 15 साल बीत गया, किसी को भनक भी नहीं लगी कि दोनों के साथ अवैध संबंध है। पिता उनके फूफा जो है जीवन सिंह एक बहुत बड़े बस के कारोबारी थे। डाल्टनगंज में उनकी बड़ी सी शॉप थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, जो चाहते थे वो मर्जी से करते थे, जैसे चाहते वैसे रखते थे। अचानक वो कई बार इनकी रिश्ता भी आया था लेकिन कुछ पोल पट्टी बता के इनका रिश्ता छुटवा देते थे क्योंकि वो चाहते थे कि किसी शादी न हो और वो लड़की गुंजा सिंह भी चाहती थी कि मेरी शादी न हो और दोनों साथ अवैध रिश्ते इन तरफ बने रहे।
लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, किसी को ये रिश्ता मंजूर भी नहीं होता। तो इसलिए जो है एक दिन अचानक उसकी पत्नी किसी काम से बाजार जाती है और 2-3 घंटे कहकर वापस आने की बात करती है, और ये लोग जो है 2 ही लोग घर में रहते हैं और संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे घर के दरवाजे खुले रह जाते हैं और सिर्फ उसी कमरे का दरवाज़ा बंद रहता है जहाँ ये लोग दोनों रहते हैं। और उनकी पत्नी तुरंत जो है फूफी वापस आ जाती है। जैसे दरवाजे के पास पहुँचती है, अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। वो ठहर सी जाती है, रुक जाती है, सुनने लगती है कि आवाज़ें आखिर कहाँ से आ रही है, कैसी आवाज़ है, जानने की कोशिश करती है। तो जाकर देखती है तो दंग रह जाती है कि उसका पति, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, वो नंग अवस्था में बेड पर पड़ा है और उसकी भतीजी भी उसी अवस्था में उसके साथ जो है तालमेल करके रंगलीला मना रही थी। ये देखकर वो दंग रह जाती है और अपने भाई से तुरंत कहकर उसकी शादी करवा देती है। शादी के लगभग जो है 25 ही दिन बीते थे कि उसके मौत का तांडव ये लोग ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं। 45 दिन ही शादी को हुए थे कि जब जयमाला का वक्त उसका रहा है, उसने सौगंध खाई थी कि मैं जब तक इसको मार नहीं डालूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तो उस 45 दिन में ही वो लड़की अपने पति के हत्या करवा देती है। हत्या करवाने वाले लोग झारखंड से बुलाए जाते हैं। झारखंड प्रदेश से 2 लोग बुलाए जाते हैं। एक का नाम होता है जयशंकर चौबे, एक का नाम होता है मुकेश शर्मा। जो उसका जो है साथी होता है, जो सुपारी लेता है, उसका नाम है जीवन होता है। ये कहानी रची जाती है। झारखंड से बुलाकर जो है 2 सांप सूटरों को बुलाया जाता है और ये कहानी रची जाती है। दोस्तों, किसी का लड़का कहीं ड्रम में मार काट कर सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। किसी को हनीमून ले जाकर वहां पहाड़ों से ढकेल दिया जाता है। किसी को गोली मरवा दिया जाता है। क्या पति इतना निठल्ला हो गया है? किसी के बच्चे को मारना आसान हो गया है। अगर आपको उनके साथ नहीं रहना है तो छोड़ दीजिए, कोर्ट है, वहां आप छोड़कर दूसरा पति चुन सकती हैं। नहीं रहना तो मत रहिए, लेकिन ये मारना आसान नहीं, किसी के बच्चे को मार डालना आसान नहीं है साथियों। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइए कि कहानी में किसकी गलती, वो फूफा की गलती है कि उस भतीजे की गलती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये कहानी किसी को सुनाने के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। आपके परिवार में ऐसा क्या हो रहा है, पास पड़ोस में ऐसा क्या हो रहा है। किसी भी रिश्ते में विश्वास करने की जगह आज नहीं रही दोस्तों। बहन बेटी को सिर्फ उसका भाई और उसका पिता और माता की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित रखें और अपने सामने उसकी देखभाल करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज ये कलयुग है दोस्तों, किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। आप लोग बताइए दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर सही कह रहा हूँ तो कमेंट के माध्यम से अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। कहानी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से आपके लिए हम कहानी बनाते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।